हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8वीं का सैम्पल पेपर है और विषय है विज्ञान। ये आपकी जो अभी 25 सितंबर से शुरू हो रही है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें आपकी तैयारी करने में सहायता करेगा। तो आप देखें, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रश्न दिए हुए हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे इनके हिसाब से। अब पेपर शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता देती हूँ कि देखें, जो प्रश्न संख्या आपकी 1 से लेकर 10 तक है वह आपके क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 11 से जो आपके 13 तक के 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चन ही 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 14 से 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब 14, 15, 16, ये भी तीनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद 17 से 19 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके 17, 18, 19, ये 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये टोटल जो आपके बनेंगे 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो आपने इसी हिसाब से इनके नंबर्स के हिसाब से आंसर देने हैं। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन है 10 आपके, ये जो एक एक मार्क्स के हैं, इनमें कुछ ऑप्शनल हैं, कुछ खाली स्थान वाले हैं और कुछ इसमें सत्य असत्य हैं। ठीक है, तो अब हम इनको कर लेते हैं। तो देखिए, आप जो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसे ऐसे देखें। पहले क्वेश्चन में जो हैं ऑप्शन वाले हैं, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपने आंसर सही वाले पे लगाना है निशान। ठीक, तो देखें, पहला जो है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है आपने बताना है बच्चों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कायांतरण। तो आपने कायांतरण पे निशान लगाना है। फिर दूसरा देखें, वनोन्मूलन का प्रभाव नहीं है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ लिखा है नहीं है, मतलब वनोन्मूलन से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले आपको पता होना चाहिए वनोन्मूलन क्या होता है। वनोन्मूलन का मतलब है कि वृक्षों की कटाई। जब हम अपने खुद के मतलब कि ज़रूरतों के अनुसार मनुष्य वृक्षों की कटाई करता है, तो वह वनोन्मूलन कहलाता है। जहाँ पर जैसे फैक्ट्री बनानी है, कहीं कृषि कार्य करना है, तो वो जब वृक्षों को काट दिया जाता है तो वह वनोन्मूलन कहलाता है। तो इस वनोन्मूलन के बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा प्रभाव नहीं है, तो देखें, पहला जो है विश्व उष्णन। विश्व उष्णन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सारे संसार का तापमान वृद्धि, सारे संसार के तापमान की वृद्धि हो रही है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके तापमान की, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तापमान में वृद्धि, जैसे आप देख रहे होंगे कि गर्मियाँ जो होती हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हर साल बढ़ती ही जा रही हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसी के कारण विश्व उष्णन कहलाता है ये। ठीक, तो ये सब, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत सारे मतलब कि कारणों से होता है ये, परंतु एक जो मुख्य प्रभाव है वो है वनोन्मूलन, कि वनोन्मूलन के कारण भी पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा है इसमें देखें, प्रदूषण में वृद्धि। तो जो वनोन्मूलन, हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो उससे वायु प्रदूषण जो है बच्चों वो मेनली होता है। ठीक है, तो प्रदूषण में तो वृद्धि हो ही रही है। तीसरे में दिया है वर्षा होना। अब यहाँ देखें, यहाँ इसमें बच्चों लिखा है वर्षा का होना। ठीक है, तो यानी कि जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो वर्षा तो कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो नहीं में इन्होंने पूछा है, तो यही इसका आंसर होगा। ऊपर वाले का आंसर था कायांतरण। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, इसका चौथा भाग जो था, भूमि की उर्वरता में कमी, ये भी वनोन्मूलन का प्रभाव होता है। बिल्कुल भूमि की उर्वरता में कमी आती है। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो होता है वह एक परजीवी प्रोटोजोआ जो होता है, प्लाज्मोडियम, उसके कारण होता है ना। तो उसको मनुष्य तक कौन पहुंचाता है, तो वो अपने वाहक जो है उसका नाम बताना है। तो वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो आंसर इसका पहला वाला ही हो जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, इसके बाद चौथा देंगे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताना है आपने। तो यह प्रक्रिया होती है किण्वन। तो ये आंसर आपका तीसरा वाला।
इसके बाद खरीफ फसल का उदाहरण, खरीफ फसल का आपने उदाहरण बताना है, यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक खरीफ फसल है, बाकी की 3 नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखें गेहूँ, चना, मटर और धान। तो बच्चों ये धान जो है ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल को हम कब उगाते हैं? वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जब पानी की ज़रूरत, मतलब कि पानी काफ़ी मात्रा में हमें वर्षा ऋतु में मिल जाता है। तो धान ऐसा पौधा है जिसे पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए यह वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन बच्चों आपके ऑप्शन वाले, जिनमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से आपको निशान लगाना था, तो वो पूरे हो गए। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वह है देखें खालिस्तान वाले। ठीक है, तो खालिस्तान वाले जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए पहला है जीवाश्मी ईंधन का उदाहरण। तो अपना जो पाठ है कोयला और पेट्रोलियम, आपको याद हो गया होगा बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम, है ना। तो ये दोनों ही, मतलब जो आपके पाठ का नाम भी अगर आपको याद है तो आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? जीवाश्मी ईंधन है, जो जीवों के अवशेष से हमें प्राप्त होते हैं। तो आप चाहे तो कोयला लिखें या पेट्रोलियम लिखें, कोई भी एक यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाती है? तो बच्चों देखो ऊष्मा ऊर्जा है, इसी नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, वह कहलाती है ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऊष्मीय मान। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका ऊष्मीय मान, ये इसमें आपका आंसर ऊष्मीय मान। ठीक है, इसके बाद आगे जो है सत्य असत्य दिए हुए हैं बच्चों। तो सत्य असत्य में देखते हैं पहला कि मेंढक, मछली, केंकड़ा, इनमें बाह्य निषेचन होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों, इनमें बाह्य निषेचन होता है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले हमें मिट्टी को ही तैयार करना होता है, तभी तो फसल उगाना शुरू करेंगे, है ना। तो शुरुआत का काम जो होता है कि मिट्टी को उलटना पलटना, है ना, जिसको हम हल के द्वारा या फिर आप आजकल ट्रैक्टर के द्वारा भी, जैसे कल्टीवेटर होता है उसकी मदद से मिट्टी को उल्टा पुल्टा जाता है, तो वही मिट्टी की तैयारी होती है ना। अगर मिट्टी सख्त होगी तो फसल के जो पौधे होते हैं वह उसमें उग नहीं पाएंगे, है ना, उनकी जड़ें नीचे ज़मीन पे नहीं जा पाएंगी। तो इसलिए मिट्टी को सबसे पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आंसर इसका सत्य है। इसके बाद है विलुप्त स्पीसीज की सूचना संकटापन पुस्तक में दी जाती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर संकटापन पुस्तक नाम लिखा है, तो ये आंसर आपका असत्य है, गलत है, क्योंकि विलुप्त जो स्पीसीज हो जाती हैं उनकी जो बुक है उसका नाम होता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो रेड कलर का ही इसका ऊपर का कवर होता है। ठीक है, तो रेड डाटा पुस्तक में हमें विलुप्त स्पीसीज की सूचना मिलती है। तो आप इसका आंसर जो 10वां है बच्चों, इसका आंसर क्या लगाएंगे? असत्य। ठीक, तो ये आपके पहले 10 क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके, ये देखें, ये हैं आपके आगे वाले क्वेश्चन, जिसमें 11वां क्वेश्चन जो है वह है मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण बेटा नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं कि जो उर्वर भूमि जो होती है, जब वह उर्वर भूमि कम होती जाती है, मतलब भूमि की जो उर्वरता है वह कम हो जाती है, तो वह मरुस्थल में बदलती जाती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इसी तरह से लिख सकते हैं कि उर्वर भूमि की कमी, मतलब जब अगर वनोन्मूलन करते हैं हम, तो वनोन्मूलन का ये भी प्रभाव होता है। वनोन्मूलन के कारण उर्वर भूमि जो है वह खत्म होती जा रही है और मरुस्थल बनते जा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है, इसके बाद है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों का नाम बताना है आपने। तो बच्चों पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक जो होते हैं वो पेट्रोलियम परिष्करण से हमें मिलते हैं, उनको अलग अलग करा जाता है। ठीक है, परिष्करण के बाद। तो इसमें जैसे आप लिखेंगे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये आपकी किताब में ना एक पूरा का पूरा सारणी दी हुई है। ठीक है, आप उस सारणी से इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जिसमें पैराफिन, मोम का नाम भी आपको मिलेगा,
है ना। तो ये सब आपने इसमें लिखने हैं। मिट्टी का तेल, ये सब हमें पेट्रोलियम के संघटक के रूप में मिलते हैं। जो आपकी सारणी दी हुई है उसमें साथ में इनके उपयोग भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप उस सारणी को पूरी को याद करें ताकि आपको पेट्रोलियम के संघटक के साथ साथ उसके उपयोग भी मिल जाएं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन जो होता है वह एक अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है वह, ठीक है। और ये हाइड्रा जो जीव होता है उसमें पाई जाती है, जिसमें एक मुकुल की तरह की आकृति जो होती है उसमें निकल जाती है। ठीक है, तो जो मुकुल की आकृति निकलती है वही पूरा जीव बाद में इससे अलग होके बन जाता है, पूरा का पूरा जीव। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुकुलन। तो ये आप लिख लें आंसर अच्छे से। इसके बाद अगला है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में अंतर। तो देखें बच्चों, संकटापन जो स्पीसीज होती हैं उनके ऊपर अभी संकट है कि वह निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। निकट भविष्य में अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वह समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी परंतु वह हमारे पास हैं, इसलिए उनको संकटापन स्पीसीज कहा गया है कि उन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि वे बच जाएं। और जो विलुप्त स्पीसीज हैं बच्चों वह समाप्त हो गई हैं। वह स्पीसीज जो समाप्त हो चुकी हैं उनको हम कहेंगे विलुप्त स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके आंसर लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। विभिन्न कृषि पद्धतियों को क्रम में लिखें। तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं बच्चों, फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है, उनको कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। क्या उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा जो विभिन्न क्रियाकलाप किए जाएंगे उनको कहा जाता है कृषि पद्धतियाँ। तो ये पूरा क्रम में आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपने आंसर में पहले भी लिखा होगा कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बीज बोना, है ना, फिर सिंचाई करना, इस तरह के जो क्रम है बिल्कुल उसी क्रम में आप इनको लिखें साथ में। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो ईंधन के रूप में देखें, एलपीजी और लकड़ी की तुलना करने के लिए इनका जो अंतर है वह सबसे पहले तो आप यही देख सकते हैं कि घरों में एलपीजी यूज़ होती है जो एक बिल्कुल स्वच्छ ईंधन होता है जिससे प्रदूषण नहीं होता है ना। इस तरह लकड़ी जो होती है वह धुआं करती है, प्रदूषण करती है, वह इतना स्वच्छ ईंधन नहीं है। इसका मान ऊष्मीय मान अधिक होता है, इसका कम होता है। ठीक, और अंतर इसके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वह है 17वां क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन से लेकर जो 19 क्वेश्चन तक हैं बच्चों, ये सारे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आपने इनका आंसर छोटा छोटा नहीं लिखना, बहुत ध्यान से अच्छे से इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखें जो ये पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो प्रतिजैविक जो होते हैं जो कि एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये देखें आप कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपने ध्यान से लिखना है कि जो कुछ सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूसरे सूक्ष्म जीवों को जो हम प्रयोग करते हैं तो वह जो दवाई बनती है वह प्रतिजैविक होती है। जैसे पहली जो प्रतिजैविक दवाई थी वह कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन नाम की जो दवाई बनी थी वह क्या थी, एक प्रतिजैविक जो पेनिसिलियम नाम की कवक से ही बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बाद में जो लिखा है प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो जो इसकी सावधानियां हैं डॉक्टर के द्वारा जो बताई जाती हैं, प्रतिजैविक हमेशा टाइम से लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इनका असर ख़त्म हो जाता है। तो वो सावधानियां आप इसमें 3-4 सावधानियां ज़रूर लिखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए ये बच्चों आपकी किताब का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से याद करना होता है क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो पीछे सेट का एग्ज़ाम हुआ था सेट 1 उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपकी क्योंकि बुक में 8वीं में जितने अभी तक हम लोगों ने चैप्टर किए हैं आपने देखा होगा कोई भी इतना अच्छा चित्र नहीं है जितना कि ये वाला चित्र है। ठीक है, तो इस चित्र को आप बहुत अच्छे से करें।
इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाएं और समझाएं। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है दूसरे पार्ट में, जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें लास्ट हेडिंग दी हुई है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वहीं से ये वहाँ पर आपको ही नाइट्रोजन चक्र का चित्र भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बनाएं और पूरा इसे अच्छे से लिखें। इसमें यहाँ आपको चॉइस दी गई है बच्चों अथवा करके कि आपने ये मिलान करना है दोनों कॉलम्स में जो दिए हुए हैं उनके साथ। तो बहुत आसान है, आप इन्हें कर सकते हैं। और जो कॉलम ए के बाद जो बी के आंसर हैं वो उसके सामने ही लिखने हैं। तो एक बार मैं इनको बता देती हूँ आपको। जैसे रबी फसल कौन सी हो गई आपकी, गेहूँ चना। ठीक है। रासायनिक उर्वरक कौन से हो गए, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आता है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये जीवाणु। लैक्टोबैसिलियस जो होते हैं वो हमारे दही को जमाने में काम आते हैं। और आंतरिक निषेचन का मतलब मादा के शरीर में होने वाला निषेचन। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हो गया बच्चों। आप सभी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें और इन प्रश्नों को याद करें। आप और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले जो भी मॉडल पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।